क्वेश्चन इज फॉर अंबाला मैम। HFCL कह रहे हैं कि मैम इन्होंने 132 रुपये के रेट पर ले रखा है, कैन आई गेट माई रेट, मतलब इनका रेट आ जाएगा, पूछ रहे हैं लॉन्ग टर्म में ही सही। और प्लीज़ चेक फंडामेंटल आल्सो बिग एक्सप्लोरर, फिर HFCL गवर्नमेंट स्पेंडिंग ह्यूज फॉर टेलीकॉम सेक्टर। तो कुछ फंडामेंटल्स ये भी इन्होंने भी पढ़े हैं, वो बता रहे हैं। मैम बेन तो सवाल यही है कि 132 इनका लेवल आ जाएगा क्या? आ जाएगा 135 150 टारगेट है, तो होल्ड कर जाइए। और आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको 2 साल का वेट करना पड़ेगा। यू लाइकली टू होल्ड इट फॉर अनदर दिस ईयर, दिसंबर 2026 में चांसेस है आपके टारगेट आने के लिए, तो अभी भी फिलहाल होल्ड करिए। वैसे ठीक है। 132 पे आपने खरीदा, आपको पता है ये प्राइस मतलब आपको तो पता ही आपने खरीदा है तो, लेकिन 132 के बाद आपका स्टॉक 60 रुपए पे भी आया है। 50% का डिक्लाइन, 55% का डिक्लाइन आपने देख लिया। सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट, डोंट गेट सेटेड एट 150। 150, 135, 150 जो टारगेट है, यू डिजर्व। आपने पेशेंस है आपके पास में। अब वो पेशेंस का कारण लॉस कटाने ये है या फिर स्टॉक आपको पसंद है वो है, वो आप डिसाइड करना। बट पेशेंस है आपके अंदर। तो 150 के बाद जब ये नए हाईस 170 वगैरह की तरफ जाए, यू डिजर्व दैट एटलीस्ट, क्योंकि आपके पास में पेशेंस, आपने पेशेंस तो दिखा है, रीजन कुछ भी हो। तो जो अगला पड़ाव है 150 के बाद, वो ऑलमोस्ट 170 165 कुछ तो होगा, तो उस हिसाब पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। ये होगी HFCL की बात। महेश सर, मुझे एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज पे राय दीजिए। आज इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और रिजल्ट से पहले ना जरा 1 महीने का चार्ट दिखाइए सर। 6% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी हल्का हो चुका है। नंबर से कुछ खास उम्मीदें हैं नहीं, कोई पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद करके चले नंबर से इस बार? कोई खास तो सरप्राइज मुझे नहीं लगता कि मार्केट भी सेंस कर रहा है यहाँ से। बट ये है कि जियो का IPO से रिलेटेड जो है वो अनाउंसमेंट शायद से आ जाए, तो वो एक चीज को ध्यान में रख सकते हैं। बाकी नंबर्स तो मोटा मोटी इनलाइन ही एक्सपेक्टेड है, और सरप्राइज इवेंट जियो IPO वाला ही है। तो अभी तक का चार्ट का पैटर्न है थोड़ा नेगेटिव है मेरे हिसाब से। 1280 ये सपोर्ट लेवल बनता है यहाँ से। अगर कोई भी कारणवश अगर वो ब्रेक करेगा तो थोड़ा और डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। मिनिमम अगर रिवर्स होता है 1360 के ऊपर ही अगर ये मेंटेन करे, तो इसके अंदर कुछ वापस से ट्रेडिंग मूवमेंट या उससे अपसाइड का मूवमेंट अपने को देखने को मिलेगा। तो टिल दैट एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन के अंदर है। बट यहाँ पे सपोर्ट अगर मार्केट को मिलना है तो रिलायंस या ICICI बैंक, SBI लार्ज कैप से मिलते हैं, तो मोटा मोटी वो चीज भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब या तो नीचे मिले गिरावट पर, या फिर 1360 पार होने के बाद। देखिए 1360 के बाद में यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा बुलिश हो जाएगा। वहाँ पे शॉर्टर टर्म में आपको 1420, 1440, 60 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। जब तक वो लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं करता है या उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक ये एक रेंज बाउंड कारोबार स्लो एंड स्टडी टाइप के इवेंट में ही, चलते रहेगा। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वेले मैम जरा एक बार नेस्ले को देखिए। यश जी कह रहे हैं कि मैंने नेस्ले की अप्रैल महीने की 1300 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ले रखी है 45 रुपये के रेट पर। इनके पास वोल्टास की कॉल भी, मैं उसकी बात करता हूँ। वोल्टास की पुट है, माफ़ कीजिए। नेस्ले की कॉल ले रखी है मैम 1300 रुपये की स्ट्राइक वाली अप्रैल महीने की 45 रुपये के रेट पर। कह रहे हैं कि इसका टारगेट और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बताइए। और इनकी बाइंग कितने की है? 45। मिल तो रहा है, फिर आपको अच्छा ही तो मिल रहा है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बुक कर लेना चाहिए। वैसे भी देखिए 24 तारीख आ चुकी है, 30 की एक्सपायरी है। हो सकता है कि 14, मैं स्पॉट चार्ट की बात कर रही हूँ, 1470 तक एक बार स्ट्रेच हो जाए। बट क्योंकि आप ऑप्शन बाय करके हैं, तो आपका ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू जितनी है उतनी कैरी करने वाला है। तो या तो आप इसका ये प्रॉफिट बुक करो और अपने रिस्क को इस तरह से मैनेज करिए कि 1400 की कॉल ले लीजिए, तो ऊपर गया तो आपके प्रॉफिट से ट्रेड बना वो, वैसे आप कर सकते हैं। इसमें से तो 114 पर है, 47 की बाइंग है। इंडीड यू आर मेकिंग वेरी गुड, लाइक ऑड 130%, 130% समथिंग लाइक अपर बना रहे हो इसमें, तो इसको बुक कर लो। और अगर आपको खरीदना है, जो कि एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि 50 से 70 पॉइंट ऊपर की जगह थोड़ी सी बची और आपको वही ट्रेस करनी है, तो 1400 की कॉल आई थिंक बेटर है। इसमें पूरा का पूरा प्रॉफिट रिस्क लेने की जरूरत। ठीक है, इनके पास ना वोल्टास का मई महीने का 1500 की स्ट्राइक की पुट भी रखी हुई है 88 रुपीज़ के प्राइस पर। इसमें क्या करना है? इसमें आप निकल जाइए, इसमें बाइंग का व्यू बन जाएगा शायद आज कल परसों।
और बाय द टाइम आपकी एक्सपायरी 30 तारीख 28 अप्रोच करेगी, मुझे नहीं लगता कि ये 1350 के नीचे जा रहा है। सो इंडीड थोड़ा सा रिस्की है अभी। स्पॉट चार्ट 1442 पर है, प्लीज टेक एन एग्जिट इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, क्योंकि ऊपर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। डीप आएगा तो खरीद लिया जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है। महेश सर, आप कह रहे थे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को 1360 पार हो तो खरीदा है। अब जियो फाइनेंशियल की अगर बात करें तो जियो फाइनेंस मैंने वीएलए मैम से तो पहले भी डिस्कस कर रखा, लॉन्ग टर्म के लिए 600 रुपये के टारगेट भी हैं इनके। तो जियो फिन ले लें क्या, वो कह एक हमारे दर्शक पूछ रहे हैं सत्यपाल जी, इन लेवल्स पर? ये डेफिनेटली बाइंग किया जा सकता है, और एयूएम जो है काफी अच्छा ग्रो कर रही है। और अभी कंपनी के जो एक इंटरनली एडजस्टमेंट हुआ है, या इंटरनल में शेयर जो अलॉट किया है, वो भी 306 के रेट में किए हैं। तो कंपनी का ऐसा मानना है, और कंपनी का वर्किंग ऐसा है कि सबसे पहले वो अपना एयूएम ग्रोथ बढ़ाएंगे, उसको एक्सपांड करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो जब कंपनी का फोकस ही वैसा है, तो वहां से अपने को प्रॉफिट की उम्मीद करना फिलहाल, या वो उस दिशा में एक्सपांड करना दिखाई नहीं देगा आपको। एयूएम के फ्रंट पे एक अच्छा खासा एक्सपांशन दिखाई देगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लंबा नजरिए रखे, एक दो क्वार्टर थोड़ा और वेट एंड वॉच करने के बाद में प्रॉफिट की तरफ ध्यान दे। तो उस हिसाब से आपको व्यू अगर 2 से 3 साल लगते हो तो डेफिनेटली ले ही लेना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो फिर एक दो क्वार्टर नंबर देख के फिर आपको एंट्री कर सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ पे एक वैल्यू बाइंग बनती है। और अगर आपका व्यू 2 से 3 साल है तो यहाँ पे टारगेट भी लंबे रखे जा सकते हैं। तो हमारा ध्यान यहाँ पे पॉजिटिव है। मिनिमम 275 300 के लेवल अपन यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के टारगेट सर? देखिए, लॉन्ग टर्म में टारगेट तो क्वार्टर क्वार्टर नंबर के बाद में डिसाइड हो सकते हैं। इतना जल्दी लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट होते नहीं है। अभी इतना ऑप्टिमिस्टिक या अभी थोड़ा सा रियलिस्टिक बनने का टाइम है। चैलेंजेस है इंडस्ट्री में, किस हिसाब से इनके बिजनेस एक्सपांड होंगे, किस हिसाब से इनका मार्जिन आएगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही अपने को टारगेट देखने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से जिस हिसाब से कंपनी का अलॉटमेंट हुआ, वो भी 306 के भाव में हुआ है, तो बड़ी क्वांटिटी में हुआ। तो और जियो के पास में रिलायंस का भी स्टेक्स है, तो उसकी भी वैल्यूशन अलग है। तो एटलीस्ट 300 अभी के हिसाब से देखे तो 300 325 ये रेंज अपने साल भर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे नंबर ऑन नंबर आएंगे, म्यूचुअल फंड का इनका कारोबार कैसे काम करता है, बाकी सारे सेगमेंट में कैसे काम करता है, इनका डिजिटलाइजेशन मोड अभी एक एग्रेसिव फ्रंट में जा रहा है। तो काफी सारे शायद इंश्योरेंस के अंदर भी काम एक्सपांड होगा। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये ध्यान में रख सकते हैं कि हाँ, अगर 3 से 3 साल तक का व्यू है तो काफी अच्छा इसके अंदर एक्सपांशन देखने को मिल सकता है। लेकिन टारगेट 3 साल के हिसाब से देखेंगे तो अभी बोलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट यहाँ से आपको यहाँ से भी देखेंगे तो 300 रुपए की अपसाइड भी एक अच्छी खासी अपसाइड बनती है। एटलीस्ट 20% अपसाइड रहती है, और वो भी निफ्टी 50 के काउंट में। तो मेरे हिसाब से उस हिसाब से आपको साल भर का व्यू रख के बाइंग किया जा सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो 20% अपसाइड के लिए कम से कम 300 रुपये के टारगेट के लिए जियो फाइनेंशियल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अमरीन चौहान जी कह रहे हैं कि यूरेका फोर्ब्स अंबाला मैम इनके पास 580 रुपये के रेट पर रखा हुआ है। कह रहे हैं कि कैन आई होल्ड फॉर 1 to 2 years, 1 से 2 साल रखा जा सकता है, और शुड आई होल्ड बाय मोर और जस्ट एग्जिट फ्रॉम इट। तो 1 से 2 साल का नज़रिया है इनका यूरेका फोर्ब्स पर। 580 का लिया हुआ है, इनके प्राइस के नीचे है। क्या करना चाहिए इनको? एक सेकेंड। बहुत दिन के बाद देख रही हूँ। और आपका नजरिया 1 से 3 साल का है, 1 से 3 ऐसे ही साल बोलो ना मैम? जी। ठीक है। और इनकी बाइंग कितने की है? 580। ओके। सो सी, जितना टाइम आपके पास में है उसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। एंड एक्चुअली आप उतने साल होल्ड भी ना करें तो आप एक टारगेट जरूर देख लें, 650 और 700। जब ये आ जाए तब आप एक सेफ लेवल पर ट्रेलिंग करके 1.5 2 साल होल्ड करने लायक की जरूरत नहीं है, आई मीन टू से। रही बात टारगेट पर एग्जिट लेने की, सलाह होगी आ जाएंगे आपके एंट्री भाव जो है वो भी, और काइंड ऑफ 650 700 के टारगेट पे। एंड समय इसको लगना चाहिए नॉट मोर देन 6 महीने।
सो दिस इज नॉट समथिंग जहाँ पर आपको 1-2 साल का कमिटमेंट करना है। टारगेट आए, भाव आए, छोड़ देना। महंगा भी है स्टॉक, और जब ये प्राइस नंबर्स अभी जैसे भी आएंगे, बट जैसे ही प्राइस ऊपर जाएगा इसके ईपीएस थोड़े से और डिफरेंट हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए 650-700 के टारगेट को चेस करिए, आ जाए तो छोड़ दीजिएगा, रखने लायक जरूरत नहीं है। ठीक है। महेश सर, आपने शैली इंजीनियरिंग, जब आपसे लास्ट फ्राइडे को बातचीत हुई थी, आपने शैली इंजीनियरिंग रिकमेंड किया था। जरा एक बार स्टॉक दिखा दीजिए। मुझे याद है सर 2250, 2400 और 2600 के टारगेट आपने बताए थे, और 2250 का पहला टारगेट तो सर एक हफ्ते के अंदर ही आ गया, और ये कम नहीं है सर। आई थिंक जहाँ पे आपने रिकमेंड किया था वहाँ से करीब 15% के आसपास की अपसाइड हो चुकी है। आज भी देखिए 2300 का लेवल टच करके आया, ये 2309 रुपये का हाई है आई थिंक आज का, 2306 रुपये का। तो सर जहाँ पे आपने रेकमेंड किया था वहाँ से करीब 15% के आसपास का मूव आ चुका है। तो पहला टारगेट लेके इसमें से एग्जिट करें, या फिर और आगे प्ले किया जा सकता है, और इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ कोई बदलाव करना है क्या? ये 1880 से आपको 2280 और मेरे हिसाब से काफी अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। 15 नहीं 20% से ऊपर का मूवमेंट ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है स्टॉक्स के अंदर। हाँ, स्टॉक्स लॉन्गर टर्म के व्यू के हिसाब से अभी भी होल्ड किया जा सकता है अगर, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू अगर किसी का है और 20% मेरे हिसाब से लेस देन वीक के अंदर मिल जाता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एसेंशियल हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। बट फिर भी अगर किसी का लॉन्ग टर्म नजरिया है तो मेरे हिसाब से यहाँ से भी होल्ड करना चाहिए। आ, ये स्टॉक जब 2650 2700 के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आपको और ज्यादा देखने को मिल सकता है। कवरेज बढ़िया है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, और मेरे हिसाब से कुछ आने वाले टाइम में शायद हो सकता है कुछ अच्छे टाइप भी अपने को देखने को मिले। तो मेरे मेरे को लगता है कि अगर यहाँ पे आप शॉर्ट टर्म एकदम ही ट्रेडिंग बैठ लेते तो 2160 का स्टॉप लॉस रख के फिर इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर 2160 फिगर भी होता है तो भी आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट इंटेक्ट रहेगा, और यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम आपको अगर अपसाइड होती है तो फिर आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर लॉन्गर टर्म में अगर आप रखते हैं तो वहाँ पे ध्यान अच्छा है, और लॉन्गर टर्म में शायद हो सकता है कि अपने को और ज्यादा सरप्राइज इवेंट इसके अंदर देखने को मिले। मतलब जो आपने 1580 रुपये का स्टॉप लॉस दिया था सर, उसे रिवाइज करके अब 2160 कर लें? देखिए 1880 है और 2160 कर लीजिए तो आपका प्रॉफिट इंटेक रह जाएगा एटलीस्ट कुछ परसेंटेज का। और अगर वो लेवल नहीं ब्रेक करता है तो आपके पास पड़ी है तो उसको कंटिन्यू आप अपसाइड अगर होता है थोड़ा और अपसाइड देखने को मिलता है तो फिर वो रेंज एक लोअर रेंज आपका प्रॉफिट इंटेक कुछ एटलीस्ट 10% का स्टॉप आपको गेन तो बच ही जाएगा। मेरे हिसाब से स्टॉक के अंदर पोटेंशियल है, और यहाँ से कंटिन्यू भी करते हैं तो किया जा सकता है। ठीक है। इस बीच राहुल दास जी इकोनॉमी प्लान लेकर हमारे साथ नए मेंबर के रूप में जुड़े हैं। राहुल दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका सवाल भी हो तो भेजिएगा। आपके जितने भी हमारे प्राइम मेंबर्स हैं उनके सवाल हम पहले प्राथमिकता के साथ लेते ही हैं। तो एक विकास कुमार जी हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं टेक महिंद्रा मई महीने का 1580 का कॉल लिया हुआ है। विले मैम जरा इसको देख लीजिए, 1580 की स्ट्राइक का कॉल इन्होंने लिया हुआ है 17 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि इसमें मैं क्या करूँ अभी? मई सीरीज लिया इन्होंने। हाँ जी, मई महीने का 1580 का स्ट्राइक का कॉल। और इनकी बाइंग कितने की है? 17 रुपीज 17। मैंने ठीक ही नोट डाउन किया है ना। टेकम में 1580 सी कॉल ऑप्शन है। कॉल ही लिखा है इन्होंने। गुड आफ्टरनून सर, टेक महिंद्रा मई 1580 का कॉल लिया है 17 रुपये में, क्या करें सर? एग्जैक्टली मैं कोट कर रहा हूँ इनको, जो इन्होंने जैसे लिखा था। 4.5 रुपए चल रहा है, पूछना क्या है इसमें? मतलब मैं इसीलिए अपने आप को मतलब चेक कर रही हूँ कि मतलब सही मैंने सही समझा है ना। सी ऑप्शंस में ये गलती करोगे इसका मतलब है कि आप बहुत जल्द अपने परिवार की संपत्ति जो आपने कमाई है आप लुटाने के लिए तैयार हो। ये गलतियां करेंगे तो एग्जिट, पहले तो एग्जिट लॉस काटो। थोड़ा बहुत बचा है वो बचा लीजिए। 4.5 रुपए चल रहा है, मेरे डांटने का भी मन नहीं है, बट एनीवेज कहीं तो स्टॉप लॉस होता है। 17 रुपए का आपने लिया है तो 12 होगा, 10 होगा, 15 होगा, कुछ कहीं तो होगा। 4.5 पे चल रहा है, ठीक है। दोबारा कहीं पर देखेंगे अगर कोई एंट्री बनेगी तो, बट राइट नाउ यू शुड कट इट। अब बाकी आपकी मर्जी, काटेंगे तो नहीं वो तो मैं समझ गई, बट रेस्ट इज योर चॉइस। और ऐसे ऑप्शंस में इतनी लापरवाही से काम नहीं किया जाता। ऑप्शंस दो धारी तलवार लोग बोलते ही हैं कि मतलब बोथ साइडेड ब्लेड जैसा है ये,
तलवार तो है ही बहुत साइड वाला, लेकिन इसमें ना बीच बीच में ब्लेड्स भी लगे हुए हैं, तो बचने की कोई जगह नहीं होती है। मतलब मैं समझ गया पता आपकी नहीं, बात। आप कह चलिए। रही हैं कि बड़े लॉट्स होते हैं, बड़ा लॉस होता है, तो बड़े लॉट्स के साथ बड़ा लॉस होने की जो आशंका है, उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस का लेवल और आपकी जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जिस तरह का मूड माहौल है आईटी पैक को लेकर, आई थिंक ये कुछ वैल्यू बाइंग का कुछ प्रपोजिशन बनाने की कोशिश कर रहे थे कि कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नंबर्स अच्छे आ जाएंगे, शायद इन्फोसिस के नंबर से पूरा मूड माहौल सेक्टर का बदल जाएगा, शायद ऐसा उसी वजह करो, से। ऐसा करो, लेकिन ये वैल्यू बाइंग ऑप्शन में किसने बोल दिया, कौन कह के ऐसे चला गया स्वर्ग? नहीं हाँ होता मतलब, ऑप्शन में, वैल्यू बाइंग नहीं होती, वो ट्रेड होता है भैया, आप ऐसी गलतियां मत करिए। हाँ वही वाली बात है ना कि मतलब महीने वैल्यू लग जाते हैं। वैल्यू बाइंग करनी थी और आसान तरीका ढूंढ लिया जिसमें पैसा ज़्यादा लॉस होता है बहुत जल्दी जल्दी, तो वो वाली चीज़ को ध्यान में नहीं रखा। आई थिंक उसी का ही नतीजा है, अगर मैं सही समझाऊँ इनको जो इन्होंने ट्रेड लिया है उसके हिसाब से। महेश सर, कोपरान देखिए एक बार, आयुष अग्रवाल जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि कोपरान, लक्ष्मी एनर्जी और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़, इनके सबके इन्होंने ना एवरेज प्राइस बताए हैं, 250 रुपये के आसपास है ये कह रहे हैं। कैन आई एवरेज देम, और ले सकते हैं, मतलब एवरेज कर सकते हैं क्या? इस शेयर इंडिया और कोपरा ये दो काउंटर है जहाँ पे आपको एवरेजिंग के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। बाकी वाले काउंटर में इतना मोमेंटम नहीं है। ये दो काउंटर थोड़े से फंडामेंटली भी ठीक है, और यहाँ पे इनका मोमेंटम भी अच्छा रह सकता है आने वाले टाइम हम्म में। हम्म हम्म तो मुझे लगता है कि ये दो काउंटर में आप एवरेज कर सकते हैं। थोड़ा और लंबा टाइम देंगे तो आपका एवरेज आउट से ऊपर भी मेरे हिसाब से स्टॉक ट्रेड आराम से कर सकते हैं। हम्म तो यहाँ पे ये दो काउंटर में आप आराम से एवरेज करिए। अच्छा सर, कल ना डेल्टा कॉप के नंबर्स आए थे, नंबर्स ईयर ऑन ईयर तो 90% मुनाफा टूटा था, केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15% का जम था, 20% का अपर सर्किट लग गया था सर इस स्टॉक में। हमारे एक दर्शक हैं योगेश दीक्षित जी, वो कह रहे हैं कि डेल्टा कॉप मेरे पास 80 रुपये के रेट पर है, इनके पास हिमाद्री स्पेशलिटी भी है, उसकी मैं बात आगे करता हूँ। डेल्टा कॉप सर इन्होंने 80 पे लिया है, इनके लेवल पे ही है जहाँ पे इन्होंने लिया हुआ है, लेकिन सर 20% का जो अपर सर्किट लगा था नंबर्स में, कुछ ऐसा था जो बाजार ने इंटरनल्स में जाके देखा जिस वजह से इतनी बाइंग होगी स्टॉक में? 2 दिन पहले कुछ न्यूज थी शायद, गेमिंग बैन के हिसाब से ऐसा कुछ न्यूज तो चल रहा था, तो उसके हिसाब से पहले डाउन फिर अपर सर्किट, तो नंबर को मार्केट शायद से उतना ध्यान नहीं दे रहा मेरे हिसाब से। वो न्यूज के इवेंट को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल रहा है। हम्म और यहाँ पे ये काउंटर ऐसा है कि यहाँ पे बहुत सारा चांसेस, साइड के चांसेस लिमिटेड है, डाउन साइड के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए। तो हम्म बेटर है अगर आपको थोड़ा भी अपसाइड मिलता है, अगर आपको लगता है कि काउंटर के अंदर थोड़ी भी जान है, तो थोड़ा भी अपसाइड मिलता है तो मुनाफा बांधना चाहिए, दूसरे काउंट में आपको शिफ्ट करना ज्यादा एडवाइजेबल है। सर, ये जो न्यूज़ फ्लो की आप बात कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग बिल जो था उसके हिसाब से, तो सर एक और प्ले है इस पूरे सेक्टर में डेल्टा कॉप के अलावा, नज़ारा टेक का। इन दोनों में से सर बढ़िया कौन सा है, अगर कोई सही में है इस खबर पर प्ले करने लायक तो? लेकिन नजारा टेक के हिसाब से देखेंगे तो सर वो खबर, दो खबरें थी, तो वो नजारा टेक के लिए थोड़ा ठीक पॉजिटिव लग रहा था। बट ये ऑलरेडी इतने ज्यादा बढ़ चुके थे, उसके बाद में कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा पोटेंशियल फिलहाल इतना दिखाई नहीं दे रहा है। तो बाकी सारे काउंटर में मार्केट के अंदर इतने ऑलरेडी बीटन डाउन हो चुके हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने को देखने को मिल रही है। लो पे काफी सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो हम्म फर्स्ट रो में अभी वहां पे ध्यान देना ज्यादा बेनिफिशियल है जहाँ पे लिक्विडिटी फार बेटर है, जहाँ पे फंडामेंटल्स अच्छे इंप्रूव है, और जहाँ पे थोड़ा सा भी बेनिफिशियल जैसे पावर सेक्टर है, अभी वो सेक्टर में अच्छा खासा मूवमेंट भी मिल रहा है, कंपनीज को अच्छा खासा बेनिफिट भी मिल रहा है। तो वो टाइप के सेक्टर और वो टाइप के स्टॉक्स, उसके अंदर ज्यादा फोकस रखें। थोड़ा सा टाइम निकलने दे, अब जब मार्केट सेटल होगा तो ये ऐसे सारे काउंटर्स के अंदर भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हम्म ठीक है, ओके, परफेक्ट है। हमारा मैम जरा जीएम ब्रिवरीज देखिए, संगीता बख्शी जी कह रही हैं कि मेरे पास 95 शेयर हैं 1217 के रेट पर जीएम ब्रिवरीज के, क्या इसमें एवरेज करना चाहिए? कह रही मेरे पास 30,000 रुपये की रकम है, अगर आप बोलो तो मैं एवरेज करूं या फिर ऐसे ही इसको होल्ड किया जाए? एग्जिट है। इसको आप एग्जिट तो करेंगे नहीं पता नहीं, बट आप फिर भी 940 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए, इससे ज्यादा इसको होल्ड करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। बाकी एवरेज करने वाला काउंटर अभी नहीं लग रहा।
कब लगेगा? अभी 957 समथिंग चल रहा है, काइंड ऑफ 890 के आसपास, और यहाँ से मोटा मोटा 10% दूर। तो ये है व्यू। अब आपको, मतलब सॉरी, 5% दूर। अब ये है व्यू। अब आपको मानना है कि नहीं, आप थोड़ा सोचें। बाकी होल्ड मत करिए, होल्ड करने का समय गया इसका। ब्रेकआउट प्ले था, ब्रेकआउट होकर के इसको 1040 तोड़ना नहीं था वापस से। इसने वो काम भी किया है, 990 भी तोड़ा है। दैट मीन्स अभी इसको जो प्राइस सेटअप है इन्वेस्टर्स वाला, वो पूरा कंप्लीट करना है। सो इट गोना कम डाउन लाइक 5 to 7% अप्रोक्सीमेट। वहां पर चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, नॉट एट दिस प्राइस। फिलहाल चाहे तो सेफली एग्जिट भी ले सकते हैं। और 30,000 रुपए हैं आपके पास, तो आप खरीदने वाले स्टॉक में, आई मीन आपको जीएम रूम में ही रखना है तो आई डोंट नो, बट आप मैनकाइंड थोड़ा बहुत देख सकते हैं, या फिर आप सिप्ला थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो डिफेंसिव नेचर के हैं, ठहर के चल जाएंगे वापस से, और अभी फिलहाल नीचे ही है। ठीक है, ओके। बाकी मैं स्टॉक्स आपसे पूछता भी हूँ फिर चुन चुन के वाले सेगमेंट में। मैनकाइंड और सिप्ला, इन दोनों स्टॉक्स पर आप ज़रूर नज़र रख के चल सकते हैं। महेश सर, एक बार आप BLS इंटरनेशनल देखिए। BLS इंटरनेशनल पे 1250 शेयर हैं मुकेश कुमार जी के पास। कह रहे हैं कि 300 रुपये का मेरा एवरेज प्राइस है, क्या और मुझे इसमें ऐड करना चाहिए ताकि एग्जिट जल्दी मिल जाए इससे? ज़रा इसमें राय दे दीजिए सर। 300 का एवरेज है, थोड़ा नीचे है इनके प्राइस से, कह रहे हैं कि और ले लूँगा तो जल्दी एग्जिट मिल जाएगा। सही सोच रहे हैं सर ये? नहीं, 300 रुपये में लिया हुआ है स्टॉक्स, मोटा मोटी 10-20 रुपये, 300 रुपये का आइटम है तो मूवमेंट इतना तो करता ही है। तो एवरेज का टाइम अगर आपको एवरेज करना भी है तो मेरे से फिर 240-250 अगर रेंज वो आती है तो वो एक एवरेज का एरिया बनता है। यहाँ पे एवरेज का टाइम हुआ नहीं। और 300 रुपये का भाव है, शायद हो सकता है कि थोड़ा 1-2 दिन में जब भी मोमेंटम बनेगा तब आपको वो रेट मिल भी जाएंगे। स्टॉक्स बढ़िया है, थोड़ा होल्ड करने का अगर आपका होराइजन है तो फिर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। एवरेज करने से 2-5 रुपए का मूवमेंट मिल सकता है, उससे ज्यादा फिलहाल इसके अंदर कोई ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल नहीं रहा। लेकिन प्योर एवरेजिंग आपको कम से कम एटलीस्ट 240-50 की रेंज मिले तो ही कीजिए। 240-50 के आसपास मिले तो आप इसमें एवरेजिंग कीजिए। राहुल दास जी कह रहे हैं कि वेले मैम, प्रिंस पाइप्स 225 रुपये पर रखे हुए हैं, शुड आई होल्ड फॉर 284 और बुक एंड री एंटर फॉर स्विंग? यानी कि इन्होंने 225 पे लिए हैं, थोड़ा मुनाफा हो रहा है, कह रहे हैं कि अभी बेच दें या फिर 284 का वेट करें। 240 का स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेलिंग लगाइए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही आएगा, बट प्रोबेबिलिटी आपके हिस्से में आ जाएगी। अगर इसको वापस से ब्रेकआउट मिलता है 270 का, देन यू कैन वेट फॉर द फर्दर टारगेट्स। तो अभी के लिए ट्रेलिंग यूज करिए, ना कि एग्जिट 240 पर। ठीक है, ओके। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप चाहें तो इसके साथ अभी बने रह यू सकते नो हैं। व्हाट, मेरे दिमाग में अभी भी वो टेक महिंद्रा घूम रहा है इनका। नहीं, घूमने वाली बात है भी, क्योंकि पेन तो होता है मैम। जिसने ट्रेड किया है या जिसने वो लॉसेस देखे हैं ना, उसके लिए तो काफ़ी मुश्किल है उस चीज़ को झेलना। देखिए, आपने सिर्फ सवाल सुना है इनका पैसा डूबता हुआ देखा है, और देखिए जिसके साथ हुआ है, जिसका पैसा डूब रहा है, उसके साथ क्या बीत रही होगी। कई बार तो ऐसा भी होता है फिर, जैसे हम कभी कभी भगवान को गलत कह के बोल देते हैं ना कि भगवान की वजह से हुआ, ऐसे हम बाजार को भी गलत बोल के फिर बाजार को छोड़ जाते हैं, या फिर दोबारा रुख भी नहीं करते और बाजार के बारे में गलत गलत चीज़ें बोलते भी हैं। ऐसा भी हो जाता है मैम, मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे केसेस हैं ऐसे भी। मैं एक छोटी सी, आज मैं इमोशन वाली बात है तो इसलिए बता देती हूँ। दुनिया में सबसे महंगी चीज जब खरीदने में गई तो मुझे मिली जिद। जिद से महंगा मुझे कुछ नहीं दिखा। अब इस जिद के आड़े जब रिश्ते आए तो गवाए, जब कुछ भी अपॉर्चुनिटी आई तो गवाई, और अब स्टॉक मार्केट में अपना रहे हो इसको, तो भाई सोच लो। जिद इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टली थिंग। एनालिसिस का मतलब सेबी क्यों बोलती है कि ये सही गलत वगैरह वगैरह, इतना बड़ा लंबा चौड़ा वो डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर है, क्यों? कि सिक्योरिटी मार्केट में किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट की गारंटी कभी नहीं होती। ये तो सिक्योरिटीज मार्केट है, ठीक है? तो आपका स्टॉप लॉस उतनी ही बड़ा सच्चाई है जितनी की आपकी अपेक्षा। जितनी झूठी अपेक्षा हमें ये रहते हैं ना कि हमको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये झूठी अपेक्षा है। मैं एनालिस्ट होकर के ये बात बोल रही हूँ आपको, सो दैट वो हार्ड ट्रूथ, जो हार्श ट्रूथ है ना, वो आपके दिल तक पहुंचे। ये अपेक्षा है। मतलब कंपनीज पूरे साल साल भर मेहनत करके 23-24% ROI जनरेट, ROE जनरेट करती है। हम यहाँ बैठ के, आपको लगता है हमको कितना कंजर्वेटिव होकर के काम करने की जरूरत है?
ऐसे ऐसे ऑप्शंस में भी तो कम से कम ऐसे काम मत करिए, मतलब ये फिर गलत बात है। उभरना नहीं होता, आई मीन टू से, मैं क्यों उस चीज को फील समझ पा रही हूँ कि अगर आपके ऐसे डिसीजन आपने एक दो बार और लिए तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, वही मैं कह तो रहा था। आपका अनुभव खराब हो जाएगा। ऐसे एग्जैक्टली। काम मत करिए प्लीज। जिद हम्म। नहीं करना, एनालिसिस खराब हो गई, लग गया कि नहीं वो आपका हो सकता है। देखिए कई बार ऐसे हो सकता है, इस चीज को समझें सभी कि जो आपने सोचा वैसा ना हुआ हो, इट्स हम्म। ओके। अगर जिद जिद नहीं कर सकते हम इसके साथ ना, हमारे कंट्रोल में थोड़ी ये चीजें। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, प्लीज। बिल्कुल। ये तो जिनका सवाल था वो तो समझे समझे, बाकी भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी सीख है कि ऑप्शंस में जब आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो पहली बात तो कोई वैल्यू बाइंग वाला ट्रेड वहाँ पे मत बनाइए, और कोई ऐसा अगर ट्रेड लेते भी हैं तो उसमें स्टॉप लॉसेस आपको ज़रूर बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करके चलने हैं। एक आखिरी सवाल ले रहा हूँ सर आपसे, महेश सर। मंजू अग्रवाल जी कह रहे हैं कि डॉक्टर रेड्डीज़ की 1340 की मई महीने की मैंने कॉल ले रखी है, इसमें क्या करना चाहिए? पिछले कुछ दिनों में सर हमने फार्मा स्टॉक्स में बहुत अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। आई थिंक कल डॉक्टर रेड्डीज ही था जो कि 9% चला था एक ही दिन में। तो सर इनकी 1340 रुपये की स्ट्राइक की जो कॉल इन्होंने ले रखी है मई महीने की, उसमें क्या करना चाहिए इनको? ये होल्ड कर सकते हैं। एक मोमेंटम आपको डाउन साइड अगर दिखता भी है तो मेरे हिसाब से 1305 और 1310 ये रेंज आपको वापस से रीटेस्ट करता हुआ अगर कोई भी कारणवश दिखता है तो वो रेंज वापस से रीटेस्ट करने के बाद में वापस से 1340 1360 की रेंज वापस अपने को स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक लेवल्स ध्यान में है, क्योंकि कॉल पुट को मैं इतना ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूँ। तो ये लेवल को ध्यान में रखिए, शायद एक अपवर्ड मोमेंटम आपको मिलेगा तब आप उसमें एग्जिट कर लीजिएगा।